जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन इन श्वसन, यानी कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। हमने पिछली वीडियो पादपों में पोषक तत्व के बारे में पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्लांट इन रेस्पायरेशन, यानी पादपों में श्वसन कैसे होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक देखते हैं। बिना फेफड़ों बिना फेफड़ों के सांस अर्थात सेलुलर श्वसन और एटीपी का रहस्य के बारे में पढ़ेंगे। 3D एवं माइक्रो इंजीनियरिंग के डिकोड के बारे में। तो एटीपी जो होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बिना पौधे के फेफड़ों के कैसे सांस लेते हैं, यानी पौधे बिना फेफड़ों के कैसे सांस लेते हैं। आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें एक पौधा का डायग्राम दिया गया है। इस पौधे में फेफड़ों के कैसे सांस लेते हैं, यानी पौधे फेफड़ों से कैसे सांस लेते हैं, तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो एक होता है विकेंद्रकी, दूसरा होता है कम मार्ग, तीसरा होता है इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट, चौथा होता है जीवित कोशिकाएं शहद पर छल। ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं। तो इसमें पौधों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान रूट यानी कि पत्तियों के माध्यम से होता है। CO2 का लेना और O2 को छोड़ना, ये रूट पौधे की पत्तियों के माध्यम से होता है। तो इसमें बताया गया है कि विकेंद्रीकृत प्रणाली, इसमें हर हिस्सा जड़, तना, पत्ती अपना ऑक्सीजन खुद लेता है। देखिए इसमें जड़ जो होते हैं ये पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। इसका विकास रेडिकल यानी कि मूलांकुर से होता है। इस पौधे के नीचे वाले भाग में जड़ पाए जाते हैं। जो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसका कारण है यह हरा नहीं होता है, इसलिए यह निगेटिव फोटोट्रोपिस होता है, जबकि पॉजिटिव ग्रोथ्रस होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। इन जड़ों के कारण चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है, बल्कि लंबाई में विकास होता है। जो रूट हेयर जो होते हैं इसमें पौधे में, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह जल एवं खनिज का अवशोषण परासरण विधि द्वारा करता है। जड़ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मूसला जड़, एक होता है उपस्थानिक जड़। तो इन टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें जड़ हो गया, नेक्स्ट दिया गया है तना के बारे में बताया गया है। तना जो होता है स्टीम, इसका विकास प्रांकुर या प्रेमुलस से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उससे शाखाएं ब्रांच निकलते हैं। ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलते हैं जिसे टहनी कहते हैं। पेड़ पौधों को सर्वाधिक हानि तना छीलने से होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती हैं, तो उस समय भोजन बनाने का काम करता है तना, जो 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तने में
में चौड़ाई विकास करता है। इसमें गांठनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कलिका कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पत्ती, यानी पत्ती का कार्य क्या होता है, इसको लिम्फ बोलते हैं। पौधे में पत्ती का कार्य क्या होता है, तो पेड़ पौधे का क्षैतिज यानी कि लैटरल विकास को दर्शाता है। पत्ती यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। दूसरा टॉपिक है कम मांग। पौधे दौड़ते नहीं हैं, इसलिए श्वसन दर बहुत धीमी होती है। पौधे दौड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें श्वसन मार्ग बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट है इन हाउस ऑक्सीजन प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन का प्लांट क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तियां खुद O2 बनाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन बना लेती हैं। पौधे में जो पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसी दौरान पत्तियां खुद में ऑक्सीजन O2 बना लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीवित कोशिकाएं सतह पर। जीवित कोशिकाएं सतह पर छाल के ठीक नीचे जीवित कोशिकाएं हवा के सीधे संपर्क में रहती हैं। पत्तियां जो होती हैं ये पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। स्टोमस तथा कि रंध्र गैसों का विनिमय करता है तथा मंड स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। पत्ती के 3 टाइप होते हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, जलिकावास पत्ती, समांतर शिराएं विन्यास पत्ती। इन सभी की टॉपिक वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन आगे हम कुछ और टॉपिक हैं जो टॉपिक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटीपी। एटीपी नेक्स्ट टॉपिक है एटीपी, यानी कि जीवन की ऊर्जा का मृदा। जीवन में ऊर्जा का मृदा का क्या कार्य होता है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राइफेस फास्फोरस, एडिनोसिन ट्राइफेस फास्फोरस। एटीपी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट खतरा के बारे में बताया गया है, सेकेंड समाधान के बारे में बताया है, थर्ड एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक और डायग्राम भी दिया गया है, देखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक बताया गया है खतरा, यानी कि अगर ग्लूकोज को एक बार में जलाया जाए तो भयानक ऊर्जा निकलेगी और कोशिका नष्ट हो जाएगी। यानी कि ये कोशिका के अंदर जाने वाली पदार्थों का नियंत्रण करेगी और कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। यदि किसी ग्लूकोज को एक बार में जलाया जाए अर्थात भयानक ऊर्जा निकलेगी और कोशिका नष्ट कर देगी। 1 किलो कैलोरी में 4.2 यानी कि 1 एटीपी में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है समाधान। ऊर्जा को छोटे छोटे चरणों में निकाला जाता है। ऊर्जा को छोटे छोटे चरणों में निकाला जाता है। सेकेंड है थर्ड एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म दिया गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह कोशिका की
एनर्जी करेंसी है, यानी काम करने के लिए कोशिका इसी को खर्च करती है। इसे ही एटीपी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस ग्लाइकोसिस को शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमपी पथ। ग्लाइकोसिस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ग्लाइकोसिस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्थान के बारे में बताया गया है। स्थान के बारे में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मा में होता है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट बताया गया है ऑक्सीजन की आवश्यकता 0%। ऑक्सीजन की अवस्था 0% अर्थात कि अवायवीय जीवों के लिए एकमात्र तरीका है। अवायवीय श्वसन जो होते हैं ये ईस्ट जैसे जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं तथा ग्लूकोज O2 की अनुपस्थिति में एल्कोहल और CO2 में टूट जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही एल्कोहल प्लस CO2 एनर्जी के बारे में भी कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्रिया। 10 एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे कि जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें 10 एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। ये जो श्रृंखलाएं हैं ये एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखलाएं हैं। फिर इसका परिणाम क्या होता है? 1 भारी ग्लूकोज यानी 6 कार्बन टूटकर पायरुविक अम्ल यानी कि 3 कार्बन के 2 अणुओं में बदल जाता है। ये होता है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसिस ऊर्जा का गणित, यानी ग्लाइकोसिस में ऊर्जा का गणित का कार्य क्या होता है, गणित में से कैसे किया जाता है। जैसे कि गणित में भी इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी उत्पादन को प्रोडक्शन बोलते हैं और शुद्ध लाभ है यानी कि नेट प्रॉफिट। फोर्थ बताया गया है बोनस यानी कि NADH। और फर्स्ट है 2 ATP जिसको निवेश जिसको इंटरमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 ATP शुरुआत में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किया जाता है। सेकेंड है उत्पादन प्रोडक्शन यानी कि 4 ATP होता है इसमें। थर्ड है शुद्ध यानी कि नेट प्रॉफिट, इसमें दो ATP बनते हैं। 4 है बोनस यानी कि NADH का निर्माण। यह एक बैंक चेक है जिसे बाद में कैश कराकर बड़ी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक किण्वन यानी फर्मेंटेशन। किण्वन को फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे बैक ऑफ जनरेटर भी कहते हैं। केवल 7% ऊर्जा मुक्त होती है अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। किण्वन में केवल 7% ऊर्जा मुक्त होती है अपूर्ण ऑक्सीकरण के साथ। इसमें भी डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ये एक किण्वन एल्कोहल, ये मसल्स मांसपेशियां से उपस्थित ऐंठन मसल्स व्यायाम के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला टॉपिक है ईस्ट। ईस्ट जो होता है एल्कोहल किण्वन। ईस्ट एल्कोहल किण्वन
पायरुविक अम्ल टूटकर इथेनॉल बनाता है। लिमिट में 13% एल्कोहल बनते ही ईस्ट मर जाते हैं। अर्थात कि अल्कोहल बनते समय 13% एल्कोहल में पायरुविक अम्ल टूटकर इथेनॉल बनाता है, जिसमें लिमिट में 13% एल्कोहल बनते ही ईस्ट मर जाते हैं, कि छोटे छोटे कण मर जाते हैं। ईस्ट ग्लूकोज को तोड़कर एल्कोहल बनाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मानव मसल्स, यानी कि मानव मांसपेशियां। लैक्टिक अम्ल भारी व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी, परिणाम में लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्रेब्स ऐंठन होते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि व्यायाम करते समय मांसपेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ये एक प्रकार का मसल्स है। इसमें व्यायाम यानी कसरत करते समय शरीर में ऐंठन आ लेती है, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। नेक्स्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश लिंक रिएक्शन। टॉपिक बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश लिंक रिएक्शन। इसमें भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जो इन 3 टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया है। यह ऑक्सीजन श्वसन होता है। यह क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। इसी कारण इसे हम कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्लिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसमें टॉपिक दिए गए हैं कि पायरुविक अम्ल और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक अम्ल में प्रवेश होता है। सेकेंड है परिवर्तन या एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटिल CoA में बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस दौरान 1 कार्बन बाहर निकलकर एक NADH चक्र बनाता है, जो इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र, इसको शॉर्टकट में TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी 4 टॉपिक के भागों में डिवाइड किया गया है, बताया गया है। इसमें शुरुआत एस्टिलील एल्कोहल प्लस OAA मिलकर सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। यह एक मॉलिक्यूलर मेरी गो राउंड है। ये एक गो राउंड का जो होता है, ये मैरिकुलर के माध्यम से राउंडिंग करता है। मुख्य उद्देश्य सीधे ऊर्जा देने के बजाय यह भारी मात्रा में चिक जमा करता है। नेक्स्ट है एक घुमाव का उत्पादन 3 NADH 1 FADH2 और 1 ATP ग्लूकोज के लिए एक चक्र 2 बार घूमता है। ये एक चक्र को 2 बार घूमता है, जो ग्लूकोज को 1 ATP बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसको शॉर्टकट में ETS के नाम से भी जाना जाता है। तो ETS इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, इसको NADH और FADH2 अपने उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन इस तंत्र में छोड़ते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं। ये सभी हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं।
जो अपने पावर प्लांट में तंत्र में ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन के छोड़ते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से आईवी तकनीक छलांग लगाते हैं। नेक्स्ट है इस ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटॉन H+ को झिल्ली के पावर पंप में किया जाता है, जिससे पानी के बांध जैसी प्रोटॉन प्रवणता प्रोटॉन ग्रेडियंट में बन जाती है। अगला टॉपिक एटीपी सिंथेसिस, जिसको शॉर्टकट में मॉलिक्यूलर टर्बाइनर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी 3 टाइप दिए गए हैं। पहला टाइप बताया गया है कि जमे हुए प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस को वापस आने के लिए इसी टर्बाइनर कॉम्प्लेक्स V से गुजरना पड़ता है। इसमें जो हाइड्रोजन के अणु दे रखे हैं ये इस में वापस आ जाते हैं। प्रोटॉन के तेज बहाव से यह टर्बाइनर गोल गोल घूमता है। ये जो टर्बाइनर है ये गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे ऐसे राउंडिंग करता रहता है। तेज बहाव से यह टर्बाइनर गोल गोल घूमता रहता है। थर्ड है यह यांत्रिक ऊर्जा से भारी मात्रा में एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का कार्य करता है। अगला टॉपिक ऑक्सीजन की असली भूमिका, यानी कि ऑक्सीजन की असली कार्य क्या है, तो ये भी इस टॉपिक में हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो पहला बताया गया है कि क्लाइमेक्स मतलब होता है ऑक्सीजन इस पूरी श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ये जो ऑक्सीजन है O2 ये पूरी श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। फिर है यह थके हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है और पानी H2 में बनाकर बाहर निकाल जाती है। कुछ चेतावनी दी गई है, यदि O2 ना हो तो इलेक्ट्रॉन गैम हो जाएंगे, इनकी टर्बाइनर रुक जाएगा और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। चेतावनी दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन जैम्स हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे और टर्बाइनर रुक जाएगा, यानी कि टर्बाइनर मशीन चलना बंद कर देगी और कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। अगला टॉपिक ऊर्जा का अंतिम गतिज, यानी कि 38 ATP, यानी कि 38 ATP के बारे में बताया गया है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, अवायवीय और वायवीय। तो अवायवीय जो होता है इसमें हमारी पेशी कोशिकाओं की अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं। जब हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, तो पेशियों को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन उस समय पर्याप्त O2 की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरी करती हैं, जैसे कि ग्लूकोज पेशी में लैक्टिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 38 ATP, जैसे कि इसमें 38 ATP में 1 ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी होता है। 38 ATP में 1 ग्लूकोज बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। तो इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं नीचे
चेक का कैश होना और कुल कमाई ग्लाइकोसिस से लेकर ईटीएस टर्बाइन तथा एक ग्लूकोज में अणु में पहुंचते हैं। वायवीय श्वसन बिना O2 के सिर्फ 2 ATP बनाते हैं और वायवीय श्वसन यानी कि अवायवीय श्वसन बिना O2 के उपस्थिति में सिर्फ 2 ATP बनाते हैं और वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में शानदार 38 ATP बना लेते हैं। अगला टॉपिक एम्फीबोलिक पथ। एम्फीबोलिक पथ, इसके भी 4 कार्य होते हैं। जो पहला कार्य बताया गया है कि श्वसन केवल विनाश नहीं है, यह एक स्मार्ट फैक्ट्री है। नेक्स्ट है अपचय टूटना यानी ऊर्जा निकालने के लिए ग्लूकोज का टूटना होता है। अपचय टूटना ग्लूकोज का निकालने के लिए टूटना होता है। फिर नेक्स्ट है अपचय बनना यानी कि जरूरत पड़ने पर यह पथ का कच्चा माल जैसे कि एस्टिक CoA बाहर खींचकर वसा, फैट्स या अन्य चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि दोनों काम एक साथ होते हैं, इसे एम्फीबोलिक पथ भी कहते हैं, जो डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक दूसरे के प्रति करते हैं जैसे कि अपचय, उपचय। चलिए नेक्स्ट टॉपिक श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक जो होता है, इसमें भी कई टॉपिक बारे में बताया गया है कि यह मापक या शरीर को कौन सा ईंधन जला रहा है, ये श्वसन गुणांक के बारे में बताया गया। जैसे कि बाहर निकली ऑक्सीजन, उपयोग की गई ऑक्सीजन, बाहर निकली कार्बन CO2 और प्लस उपयोग की गई ऑक्सीजन के बारे में बताता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के इन सभी के बारे में ये बताता है कितना कार्बोहाइड्रेट प्रयोग किया गया है, कितना नहीं किया गया, कितना प्रोटीन आया है, कितना नहीं आया है, वसा कितना है, कितना नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट बराबर O2 ऑक्सीजन और CO2 में 1% होता है, प्रोटीन 9% होता है, वसा फैट्स 0.7, वसा में आंतरिक ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए बाहर से अधिक O2 ऑक्सीजन चाहिए। अगला टॉपिक है निष्कर्षण, प्रकृति की सीमाएं और मानव जीवन में क्या प्रयोग कैसे होता है। तो इन सभी के बारे में देखते हैं। इसमें बताया गया है प्राकृतिक का नियम। प्राकृतिक किण्वन में 13% एल्कोहल बनाते ही ईस्ट खुद ही उत्पत्ति से मर जाते हैं। यह प्रकृति की सीमा पर तय कर दी जाती है। मानव का दिमाग, इंसानों ने डिजिटलेशन तकनीक से इसे बायोलॉजिकल सीमा को पार कर एल्कोहल को 80% तक पहुंचा दिया है। आंतरिक विचार यानी कि अगली बार जब आप सांस ले तो उन खराब 3D मॉलिक्यूलर टर्मिनलों का याद रखें जो आपको हर सेकंड जिंदा रखते हैं। जो इसमें मानव में 80% के बारे में बताया गया है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बारे में 13% के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड।